हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट 2026 के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स का सेकंड सेशन है। इसमें हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की जो स्कीम्स हमने लास्ट टाइम करी थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट रहेगा वीडियो का। हमने पिछले वीडियो में 6 स्कीम करी थी, यहाँ पे हम लोग 7th स्कीम से शुरू करेंगे। 7th स्कीम आती है हमारी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA। ओके, साल 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को। दो चीज़ें हुई, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। जो भी हमारे फार्मर्स रेनफेड, ड्रॉट प्रोन या क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन्स में हैं, वो सभी फार्मर्स इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होते हैं। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं: रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स है इसके। स्कीम क्या करती है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, वाटर यूज एफिशिएंसी और सॉइल हेल्थ, इन 3 चीज़ों में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक तरह से असिस्टेंस मिलता है ना। असिस्टेंस का ये अमाउंट वेरी करता है। जैसे जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें 25,000 रुपये पर हेक्टेयर तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। फर्दर इसके अंदर क्या बात की गई? जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन है, इन चीज़ों पर स्कीम का फोकस रहता है। इसमें फार्मर्स क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को अडेप्ट करते हैं और जो वल्नरेबिलिटी होती है उनकी क्लाइमेट की वजह से उसके अगेंस्ट भी अडेप्ट कर लेते हैं। तो दिस वाज नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसका ओवरऑल एम या ऑब्जेक्टिव था कि क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रमोट करना है। जो भी फार्मर्स हमारे रेनफेड एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में या क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन्स के अंदर आते हैं, वो सारे फार्मर इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं स्कीम के: रेनफेड एरिया डेवलपमेंट RED, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट OFWM, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट SHM और क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्रोजेक्ट। ओके, इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, वाटर यूज एफिशिएंसी और सॉइल हेल्थ, इन तीनों के लिए सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, जो कि कंपोनेंट बाय कंपोनेंट वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें 25,000 रुपये पर हेक्टेयर तक का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। स्कीम के अंदर वाटर यूज एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस रहता है। और इस स्कीम के अंदर फार्मर्स क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और को अडेप्ट करके वल्नरेबिलिटी फार्मर्स की रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट स्कीम पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की अगर हम लोग बात करें तो साल 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव था इसका कि राइस का, वीट का, पल्सेस, कोर सीरियल और मिलेट्स, राइस, वीट, पल्सेस, कोर सीरियल और मिलेट्स, इनका प्रोडक्शन बढ़ाना था। जो भी फार्मर्स ये फूड ग्रेन्स कल्टीवेट करते थे वो इसके लिए एलिजिबल थे, और स्पेशल फोकस था पल्सेस और मिलेट्स का। बेनिफिट क्या था? कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, फार्म मशीनरी के लिए और ट्रेनिंग के लिए। सीड्स, फर्टिलाइजर, फार्म मशीनरी और ट्रेनिंग, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था। और इसके साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग और डेमोस्ट्रेशन भी किए जाते थे फार्मर्स के लिए। सीड्स पे 50% सब्सिडी मिल रही थी इसमें। मशीनरी सपोर्ट पे, मशीन्स के लिए जो फार्म मशीनरी ली जा रही है, इसके लिए जो सपोर्ट था वो 1.5 लाख रुपए पर फार्मर ग्रुप, इसमें कैपिंग थी। तो मतलब इंडिविजुअल फार्मर्स को नहीं मिलता था, ये ग्रुप्स में मिला करता था। अपडेट्स इसकी क्या आई थी? इस स्कीम के बाद से जो पल्सेस प्रोडक्शन है वो लेटेस्ट हमारा 25 मिलियन टन क्रॉस कर गया है। और मिशन ने क्या करा? जो न्यूट्री से हमारे मिलेट्स होते हैं, उन्हें ग्लोबल मिलेट प्रमोशन के साथ में इनलाइन ले लिया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो सीड्स के लिए सब्सिडी है दैट इज 50%, और मशीनरी जो है, फार्म मशीनरी, उसके लिए जो कैपिंग करी हुई है, दैट कैपिंग इज 1.5 लाख पर फार्मर ग्रुप। इम्पैक्ट इसका क्या हुआ? जब हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारी फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हुई। उसका इंपोर्ट जो था, जो भी हम ग्रेन्स वगैरह भी इंपोर्ट करते थे, मिलेट्स इंपोर्ट करते थे, वो इंपोर्ट हमारा रिड्यूस हो गया। और ओवरऑल न्यूट्रिशन कैपेसिटी जो होती है हमारे फार्मर्स के लिए, जो फार्मर्स हमारी न्यूट्रिशन कैपेसिटी ग्रो कर रहे हैं खाने की फॉर्म में, हमारी वो न्यूट्रिशन कैपेसिटी भी इंप्रूव हो गई है। ओके, नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसे हम लोग MIDH बोलते हैं। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसको साल 2014 में लॉन्च किया गया है। तो साल 2014 से मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2014-15। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था? हॉर्टिकल्चर सेक्टर की होलिस्टिक ग्रोथ करनी थी। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर में क्या आते हैं? फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, स्पाइसेस हैं, फ्लावर्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इनकी ग्रोथ करनी है, इनका होलिस्टिक ग्रोथ करना है।
तो जो भी फार्मर्स, कोऑपरेटिव्स या प्रोड्यूसर ग्रुप्स हॉर्टिकल्चर में इंगेज हैं वो सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। बेनिफिट क्या है इसमें? नर्सरीज को सपोर्ट दिया जा रहा है, ऑर्कर्ड्स को, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को, कोल्ड चेन को और प्रोसेसिंग यूनिट्स को, इनको सपोर्ट दिया जा रहा है। असिस्टेंस क्या होता है इसके अंदर? जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका करीब 40 से 50% तक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। अब कितना दिया जा रहा है वो डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, जो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स हैं, कोल्ड स्टोरेज यूनिट के अंदर 75 लाख इज द अपर कैप फॉर द असिस्टेंस। मतलब 75 लाख से ज़्यादा किसी एक कोल्ड स्टोरेज को इस स्कीम में असेस नहीं किया जा सकता है। अपडेट्स: इंडिया became the second largest producer of fruits and vegetables globally. Okay, it focused on cluster based development and post harvest management. तो दो चीजें हुई, फ्रूट्स और डेवलपमेंट का इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। सेकेंडली, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट पे फोकस हुआ, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस हुआ। इम्पैक्ट इसका क्या आया कि इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ी थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट्स। तो इनकम डाइवर्सिफिकेशन का एक ऑप्शन मिला यहाँ पे, कौन सी स्कीम में? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर विच इज MIDH। ओके, अगली स्कीम पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा AIIF यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था साल 2020 में। ऑब्जेक्टिव क्या था? मीडियम और लॉन्ग टर्म की डेट फाइनेंसिंग देनी थी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए। दो टर्म है, दोनों टर्म आप याद रखिएगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स। एलिजिबिलिटी क्या थी इनकी? एलिजिबिलिटी थी जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, FPO, कोऑपरेटिव्स हैं, स्टार्टअप्स हैं या प्राइवेट प्लेयर्स हैं। ठीक है, अब जैसे कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स हुआ तो उसमें कोऑपरेटिव्स आ गए आपके, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपके फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, स्टार्टअप्स आ गए, कोऑपरेटिव्स उसमें भी होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे। प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे जो प्राइवेट कंपनीज हैं। अब बेनिफिट क्या था इसका? लोन्स दिए जा रहे थे इंटरेस्ट सबवेंशन 3% पर एनम के साथ में और क्रेडिट गारंटी के साथ में। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म डेट फाइनेंसिंग, नाम से हमें पता चल गया लोन दिया जा रहा था। लोन तो मिलता है, उसमें बेनिफिट क्या था? बेनिफिट इस 3% पर एनम के इंटरेस्ट सबवेंशन का था। इसमें पर प्रोजेक्ट 2 करोड़ रुपए तक की फाइनेंसिंग दी जा रही थी। तो जो लोन दिया जा रहा था दैट वाज अप टू ₹2 करोड़ पर प्रोजेक्ट। रीपेमेंट पीरियड 7% था, और जो भी लोन था उस पर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी था। क्लियर? 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए इसमें सैंक्शन हो चुके हैं। जो प्रोजेक्ट्स इसमें आए हैं क्या क्या है? जैसे वेयर हाउसेज है, कोल्ड स्टोरेजेस है, ग्रेडिंग यूनिट्स है और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स है। इम्पैक्ट क्या हुआ? जो वेस्टेजेस होती थी वेस्टेज बंद हो गई, वैल्यू चेन्स की एफिशिएंसी बढ़ गई और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिला। जब वहाँ पे कोल्ड स्टोरेजेस भी खुल गए, वेयर हाउसेज भी खुल गए, तो दैट मीन्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिल रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं अगली स्कीम पर। नेक्स्ट आती है हमारे पास किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, साल 1998 में लॉन्च हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि फार्मर्स को टाइमली और अफोर्डेबल क्रेडिट मिल जाए, उसके लिए एक क्रेडिट कार्ड उन्हें दिया गया। और ये जो पैसा मिलता था कल्टीवेशन और एलीड एक्टिविटीज के लिए मिलता था, जो एलाइड एक्टिविटीज थी उनके लिए। अब ये सभी को मिलता था, इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, ओरल लेसीज। अब जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज वाले हैं उन्हें भी दिया जाता है। तो सभी तरह के फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट मिलता था। अब इसका फायदा क्या होता था किसान क्रेडिट कार्ड से? एक तो उन्हें शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिल जाता था कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स पे, सब्सिडी के साथ में अप्रोक्सीमेटली 4% पड़ता है। ठीक है, दूसरा, डायरेक्टली 4% पे लोन क्यों नहीं देते थे? केसीसी से क्यों दिया? क्योंकि केसीसी आपका एक तरह से ओडी की तरह काम करता है। आपकी केसीसी की जितनी भी लिमिट बनी, मान लेते हैं 3 लाख रुपए लिमिट है। ठीक है, अब 3 लाख में से आप जितना यूज करोगे आपको सिर्फ उतने पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे 3 लाख पे आप इंटरेस्ट नहीं दोगे। अब मान लेते हैं आपने 3 लाख में से 1.5 लाख यूज करा, बचा हुआ पैसा जरूरी नहीं है कि आप सिंगल ईएमआई की फॉर्म में देते रहें। जैसे जैसे पैसा आपके पास आता जाएगा वैसे वैसे आप पैसा जमा करते जाओगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी लगेगा वो यही रहेगा, 4% पर एनम के अप्रॉक्स, क्योंकि उसमें सब्सिडाइज्ड है वो। ठीक है, इसमें जो क्रॉप लोन्स है उसमें 3 लाख रुपए तक की लिमिट है फॉर एलिजिबल फार्मर्स इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए, और एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज के केसेस में 2 लाख रुपए तक की लिमिट है। 7 करोड़ से ज्यादा केसीसी अकाउंट्स एक्टिव हैं, दैट मीन 7 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स केसीसी का बेनिफिट ले रहे हैं। सेकेंडली, एक्सपेंडेड टू कवर एलाइड एक्टिविटीज लाइक डेयरी, पोल्ट्री एंड फिशरीज। तो पहले तो सिर्फ नॉर्मल फार्मर्स के लिए था, अब एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज भी उसका पार्ट बन गए हैं। इसमें जो इनफॉर्मल क्रेडिट होता था उस पर डिपेंडेंस कम हो गई है, लिक्विडिटी
इसमें इंश्योर हुई और रूरल लाइवलीहुड इंश्योर हुआ। तो जो पहले पुरानी हिंदी मूवीज में नहीं दिखाते थे कि गांव के ठाकुर से या किसी जमींदार से लोगों ने लोन ले लिया। ओके, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ, पुरानी मूवीज में ऐसा दिखाते थे कि गांव में किसी ठाकुर से किसी जमींदार से लोन ले लिया, पैसे उधार ले लिए, और जब किसी भी वजह से वो पर्सन पैसे वापस नहीं कर पाया तो उस लोन देने वाले पर्सन ने उसकी जमीन को कब्जा कर लिया। ये पुराने जमाने की मूवीज में आता था ऐसा। तो उस तरह के सिस्टम से बचने के लिए आपको किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट दिया गया। ओके, अगली स्कीम पर चलते हैं। नेक्स्ट आती है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, पीएमएफएमई। पीएमएफएमई के अंदर क्या है, साल 2020 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव था इसका, जो स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें सब्सिडीज, ट्रेनिंग और फॉर्मलाइजेशन के थ्रू उनको ग्रो करना, उन्हें स्ट्रेंथन करना। एलिजिबिलिटी, जो हमारे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स थे, कोऑपरेटिव्स थे, एफपीओज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो उसके इसके बेनिफिशियरीज है, मतलब जो टारगेट सेगमेंट है इसके लिए। बेनिफिट क्या क्या है? 35% क्रेडिट लिंक सब्सिडी ऑन एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स में से 35% क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जा रही है। ट्रेनिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट दिया जा रहा है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच पे इस पे काम किया जाएगा, ओडीओपी पर। मैक्सिमम सब्सिडी इसमें 10 लाख रुपए पर यूनिट तक दी जाएगी। तो पीएमएफएमई की मैक्सिमम सब्सिडी लिमिट कितनी है? 10 लाख पर यूनिट। दूसरा, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो यूनिट्स को सपोर्ट किया जाएगा अक्रॉस स्टेट। एम्फेसिस किया जाएगा क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट पे और एक्सपोर्ट्स पे। रूरल फूड प्रोसेसिंग इससे स्ट्रेंथन होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। तो दीज वर अवर 6 मोर इम्पॉर्टेंट स्कीम्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, जो कि हमारे नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए ज़रूरी है। डिस्कशंस के लिए ये मेरा आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए ग्रुप है, और ये इसके लिए चैनल है। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, आप मेरे इनमें से जो भी टेलीग्राम चैनल या ग्रुप आपके एग्जाम नीड्स को सूट कर रहा है, उसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। कोई फीडबैक हो, कुछ सजेशन, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।